हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रामर के दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे टेंस कहा जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टेंस के इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स टेंस क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और उनको अदर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो आज हम छोटी सी बात के साथ इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिनमें पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है, और इनमें बहुत जो माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में केवल वही चीजें आएंगी या केवल वैसे ही वाक्य आते हैं जिनमें कार्य के रहने, होने या जारी रहने की बात होती हो, या कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो, तो वो आपके प्रेजेंट टेंस में आता है। और अगर कोई काम हो गया हो, अदर में वो 2 मिनट पहले ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो पास्ट में आता है। और फ्यूचर में क्या है कि जो प्लान है, जो योजना है या जो काम इन फ्यूचर हम करने वाले हैं, वो फ्यूचर टेंस में आता है। 2-3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, आप उसको समझिए। जैसे प्रेजेंट टेंस में मैं ये कहूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो इन दोनों ही वाक्यों से ये बात क्लियर हो जा रही है कि जो काम है वो चल रहा है और जो काम है वो वर्तमान में हो रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस है। और अगर पास्ट की बात करें तो रमा वाज कंपोजिंग अ पोएम, जैसे रमा एक कविता लिख रही थी, या रमा कोई पुस्तक पढ़ रही थी, या रमा खाना पका रही थी, या रमा खाना खाती थी, ऐसा कोई सेंटेंस आए तो वहां ये बात क्लियर हो जाती है कि जो होने वाला काम है वो पास्ट में हो चुका है, इसलिए उसे पास्ट टेंस में हम प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और फ्यूचर टेंस में जैसे कोई प्लान हो, कोई योजना हो, कोई आइडिया हो, कोई कार्य करने का मेथड हो जिसे हम इन फ्यूचर अपनाने वाले हैं, तो वहां हम फ्यूचर का ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ है, सी विल राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखेगी, कब लिखेगी, क्या करेगी पता नहीं, लेकिन करेगी, ये बात फ्यूचर की है। अब हम थोड़ा ऐसे जनरल शब्दों में समझ लें कि टेंस क्या होता है। मैं ये कहूँ कि हर बीतता हुआ सेकेंड, मिनट नहीं, इवन सेकेंड, जो हर पासिंग सेकेंड है वो पास्ट हो जाता है, और हर जो कमिंग सेकेंड या मिनट है वो फ्यूचर हो जाता है। कंटिन्यूटी में जो जो वर्तमान में कार्य चल रहा होता है, केवल वही प्रेजेंट कहा जाता है। और आसानी से समझें, जब तक हम किसी चीज को बोल रहे हैं वो वर्क प्रेजेंट में हो रहा है, जो कुछ हमने प्रेजेंट से पहले बोल दिया है वो पास्ट है, और जो कुछ अब हम आगे बोलने वाले हैं वो फ्यूचर है। थोड़ा और शॉर्टकट समझिए, जब मैं क्लास में आया, अब वो मैटर पास्ट हो गया, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट है, इससे थोड़े पहले जो मैंने बोल दिया है वो भी पास्ट है, लेकिन अब आगे जब मैं बोलूंगा, आगे के 10 मिनट में या 5 मिनट में या 20 मिनट में जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ वो फ्यूचर है। या और सामान्य समझिए, जब तक आपके मुंह खुले हुए हैं, मैटर निकल रहे हैं, तब तक प्रेजेंट का वर्क है, और जैसे ही वो बंद हो गया वो पास्ट का मैटर हो गया, और जब वो दोबारा खुलेगा ये एक प्लान है और वो फ्यूचर का मैटर है। ये बात हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। अब हम बात करने जा रहे हैं टेंस के पहले पार्ट की, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हिंदी में से क्या कहेंगे, वर्तमान अनिश्चित काल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह का वर्ड अगर आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और अब बात आती है इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो डू और डज होता है। डज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, और डू का जो प्रयोग है वो प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। अब थोड़ा क्लियर यहाँ करते हैं कि सिंगुलर में क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा। जब मैंने नंबर जेंडर बताया था तो उस समय मैंने ये बात बताई थी कि जो नंबर होता है वो 2 तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है।
सिंगुलर नंबर में जो आते हैं वो ही है, सी है, इट है, एनी नेम्स है। और प्लूरल में जो आता है वो आई है, वी है, यू है और दे है। इन वर्ड के साथ केवल और केवल डू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इन सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल डज का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन इस डू डज का प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब करते हैं जब दिया गया सेंटेंस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोनेगेटिव हो। और अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस का हुआ तो वहां हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते। उसके स्थान पर हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात आती है कि तब एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एस या ईएस का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिया गया जो सब्जेक्ट नंबर है वो सिंगुलर नंबर हो, तो वर्ब में केवल एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और जब दिया गया सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर हो तो हम, जैसे कि वो सब्जेक्ट ये हो, तो वर्ब में केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख देते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बड़ी बात कंफ्यूजन की ये आती है कि एस का प्रयोग कब करते हैं और ईएस का प्रयोग कब करते हैं। तो एक छोटा सा बड़ा आसान सा ट्रिक है जो मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ईएस केवल यही लगाते हैं और एस केवल वही लगाते हैं। जब दिए गए वाक्य के वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो इनमें से कोई भी एक हुआ तो उस वर्ब में सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर होने पर केवल और केवल ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर फिश आया हो, मान लीजिए, हालांकि ये नाउन है तो फिशेस हो जाएगा, टीच आया हो तो टीचेस हो जाएगा, कॉक्स आया हो तो कॉक्सेस हो जाएगा, इसका मतलब होता है फुसलाना, कॉक्सेस हो जाएगा। वैसे ही क्राई आया हो तो वाई हटा के हम उसको CRIES क्राइस कर लेते हैं। ट्राई आया हो तो वाई हटा के उसको हम TRIES ट्राइस कर लेते हैं। गो आया हो तो ES लगा के गोस कर लेते हैं। क्लास आया हो तो ES लगा के क्लासेस कर लेते हैं। मीन्स जब भी दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो और वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से कोई एक हो तो उस वर्ब में केवल और केवल ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कह दूं वह स्कूल जाता है, तो भाई ये जो वह है वो सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? स्कूल कौन जाता है? वह जाता है। और वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। अब ही सिंगुलर नंबर है तो जाना जो वर्ब है वो क्या है? गो। और गो का जो लास्ट लेटर है वो क्या है? गो। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? केवल और केवल ईएस। ठीक है। वह पढ़ने का प्रयास करता है, ही ट्राइज टू रीड। तो ऐसा कोई सेंटेंस आए तो वहां केवल वर्ब में ईएस का प्रयोग किया जाता है। तब एक बात ये आती है कि एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीधी सी बात है, जब दिए गए वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो इनमें से कोई एक न होकर कॉन्सोनेंट का कोई लेटर हो और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो वहां केवल और केवल एस का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, दो सेंटेंस मैंने लिखा आपको ये बताने के लिए कि जब दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो और वर्ब का लास्ट लेटर इन AEIOUSHCH और SS का न हो बल्कि कॉन्सोनेंट का हो तो वहां हम केवल और केवल वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे गाना कौन गाता है भाई? तो रमेश क्या करता है? गाता है। गाने का जो ये वर्ब है उसका लास्ट लेटर क्या है? जी है। और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस कॉन्सोनेंट के बाद क्या लगेगा? केवल और केवल एस लगेगा। अब क्या गाता है? गाना। तो आसान हो जाएगा। फिर मीरा एक पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक कौन पढ़ता है? मीरा। क्या करती है? पढ़ती है। रीड का जो डी है वो क्या है? जो ये डी लिखा है वो क्या है? लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या लगेगा? केवल एस लगेगा। अब क्या पढ़ती है? एक बुक।
आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि जब दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो और वर्ब का लास्ट लेटर ए ई आई ओ यू एस एस सी एच एक्स या डबल एस हो तो केवल और केवल वर्ब में ई एस लगाते हैं, और जब दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, वर्ब का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहां केवल और केवल एस का प्रयोग करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि कब हम ईएस लगाते हैं, और मैंने यहां ये क्लियर कर दिया कि कब एस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कब ऐसा वाक्य आता है जहां ना एस लगाते हैं वर्ब में, ना ईएस लगाते हैं। अब देखिए, हम ये कुछ सेंटेंस चर्चा करने जा रहे हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि ये जो दिए गए सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल नंबर के हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस की जरूरत नहीं होती है। बिना एस या ईएस लगाए वो वाक्य क्लियर मीनिंग देता है। अब अगर बात करें कि पढ़ता कौन है, तो वे पढ़ते हैं, और वे क्या है, प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर में वर्ब की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें हम दौड़ते हैं तो कौन दौड़ता है, वी रन, तो वी क्या है, प्लूरल नंबर, तो इसमें भी वर्ब में एस या ईएस की जरूरत नहीं है। लिखता कौन है, मैं लिखता हूं, मैं क्या है, प्लूरल नंबर, तो इसमें भी वर्ब में एस या ईएस की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने आपको ये क्लियर करने का प्रयास किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस हैं उसे बनाने के लिए किन किन रूल्स का उपयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई उन सेंटेंसेस की जो एस या ईएस के प्रयोग से बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो बिना एस या ईएस के प्रयोग के बनते हैं। जैसे देखिए, जब अगर ऐसी कोई बात होने लगे कि हम खुश हैं, या मैं खुश हूं, या तुम दुखी हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए किसी भी एस या ईएस की जरूरत नहीं है। यहां हम क्या करते हैं, हम की जगह वी हो जाएगा, इसके लिए हम इज आर एम का यूज कर लेते हैं, और खुश के लिए हम हैप्पी वर्ड यूज कर लेते हैं। दुखी हो तो कौन है, यू आर, क्या हो, दुखी हो। खुश है कौन, आई एम, क्या है, खुश है। क्लियर? मीन्स जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें इज आर एम को एज अ सिंपल सेंटेंस यूज किया गया हो, तो उस सेंटेंस में एस या ईएस की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के लिए मैं केवल आपको सिंपल सेंटेंस के सारे डिटेल के साथ ही ओवर करता हूं। अगली क्लास में हम बात करेंगे नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, और इंट्रोनेगेटिव क्या है, और उसके बनाने के सबसे शॉर्टकट आसान तरीके क्या हैं। और वहां मैं कुछ ऐसी चीजें भी करवाऊंगा जो आपको बिल्कुल टेंस के समस्या को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।